खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। खुर्रम साहब जवाब दीजिए, इसमें मेरा एक और सवाल है। आपने देखे होंगे नतीजे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार थी पहले, और सरकार गए हुए ज्यादा वक्त तो हुआ नहीं था। आप ही लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है, जो वादे किए गए थे वादे पूरे नहीं किए सरकार ने, और सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन वहां पर देखिए उपचुनाव में क्या नतीजे आए। तो मानिए ना, जनता तो स्वीकार कर रही है, जनता तो स्वीकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, राज्यवार राज्य अगर हम देखें चुनाव में। तो इसीलिए हमें बिहार को लेकर भी मेरा प्रश्न आपसे है कि फिर अगर बाकी राज्यों में ये परिस्थिति बन रही है तो फिर बिहार में भी धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं जिस तरह से एनडीए लीड करता हुआ दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार वो बना ले। बिल्कुल देखिए, परिस्थिति जहां जहां हम चुनाव लड़े हैं पूरी मजबूती से लड़े हैं, और हम लोग समीक्षा करेंगे। पार्टी के आला नेतृत्व इस पर समीक्षा करेगा कि चुनाव आखिर हारे हैं तो क्यों हारे। ये एक्स्ट्रा आवाज जो आ रही है शंकर भाई, उसमें बिहार को भी ऐड कर लीजिएगा, बिहार का भी समीक्षा कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आप ये यहाँ भी स्वीकारने वाले हैं। जनता ने आपको क्यों नकारा आपको बताना भी पड़ेगा। डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, आप दोनों के पास मैं लौटूंगा। मैं रमनीश जी के पास जाता हूं। रमनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जाति को लेकर बात उठ रही थी, और जाति की जब बात होती है तो कहा जाता है कि इसके बिना बिहार का चुनाव अधूरा सा रहता है। इस बार आपको क्या लगा, क्या ये फैक्टर बिहार चुनाव में हावी रहा, या फिर स्थानीय मुद्दे जो तेजस्वी ने कहा कि भाई 10 लाख हम नौकरियां देंगे, रोजगार की बात रही, पलायन को रोकने की बात रही, ये मुद्दे ज्यादा हावी रहे? दोनों मुद्दे हावी रहे, मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, बिहार से जात पात की यदि राजनीति यदि आप कहेंगे कि पूरी तरह से चली गई है या चली जाएगी, ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अभी वर्तमान परिस्थिति में तो मैंने जितने भी चुनाव प्रचार में जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका मिला, अभी भी जाति वहाँ पे जातिगत राजनीति की जाती है नेताओं के द्वारा, और अभी भी लोग उसको स्वीकार रहे हैं, ऐसा देखने को प्रतीत होता है। फिर बात आती है कि कांग्रेस और ये राजद जो है MY समीकरण, खास करके मुसलमानों को तो उन्होंने वोट की राजनीति के लिए बना रखा है। मुसलमानों के लिए आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं। धर्म के नाम पे उन्होंने सिर्फ रोटी सेकने का काम किया है। आज से लेकर के आप देखें, आज़ादी से लेकर के आज तक उन्होंने यही किया है। जातिगत राजनीति से ऊपर यदि उठ जाते तो शायद MP में ये हाल नहीं होता उनका। MP में हाल जो आप देख रहे हैं, और UP में जो उपचुनाव के जो परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं, शायद ये ऐसा नहीं होता है। तेजस्वी यादव की बात आपने जब करी कि उन्होंने जो इतने सारे जो वादे किए हैं, यदि शायद वादे को लोग स्वीकार लेते, उनकी बातों को लोग स्वीकार लेते, कुछ हद तक स्वीकारा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन यदि पूरी तरह से स्वीकार कर लेते तो आंकड़े शायद कुछ और होते। तो आंकड़ों के ऊपर मैं जरूर जाना चाहूंगा, क्योंकि आंकड़े को साबित कौन कर रहा है? वो तो आम जनता ने जब वोट किया तभी तो यहाँ आंकड़े सामने को दिख रहे हैं। EVM पे हमेशा ये सवाल उठाते हैं, हमेशा से। जब भी कांग्रेस की सरकार हार रही होती है, राजद की सरकार हार रही होती है, इसके पहले प्रेजेंट मोहम्मद इनके आया था बिहार में जदयू, और ये जब अलायंस राजद का था, उस समय इन्होंने EVM के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल नहीं उठाए थे, EVM के ऊपर सवाल नहीं उठाए थे। आज ये सवाल उठा रहे हैं। आज ही क्यों? नहीं गड़बड़ किया होगा ना भाई इलेक्शन कमीशन ने। इसका जवाब खुर्रम साहब देंगे। आज कर दिया, जब गड़बड़ करेंगे तभी तो सवाल उठाएंगे कि अब आज आप नहीं उठा रहे हैं सवाल, भाजपा सवाल नहीं उठा रही है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी कभी सवाल नहीं उठाएगी? नहीं, पहले कई बार इसका विरोध हुआ है, EVM का विरोध। अरुण जेटली और बीजेपी के लोगों ने ही EVM पे सवाल उठाया था। हाँ, खुर्रम साहब जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं, शायद आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, बोलिए दोबारा से। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाया है सवाल। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया है, उसके क्रेडिबिलिटी पे उन्होंने अंगुली उठाया है। हम लोगों ने बाद में उठाया है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया है। और कांग्रेस पार्टी वक्त बेवक्त इस बात को जीते या हारे, ये सवाल उठाती रहती है कि लोगों को, अब आप चलिए गांव देहात में चलिए, ईवीएम के ऊपर लोगों को ईवीएम के क्रेडिबिलिटी पे कितना शक है। लोग ये कहते हैं
गांव देहात में कि वोट किसी को देते हैं आ जाता है कोई और। इस तरह की मन में भावना लोगों की है। इसलिए आप देखिएगा कि वोट में जो एग्रेसिव पोल होना चाहिए उस तरीके से लोग एग्रेसिव पोल नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि ये चुनाव फिक्स है। तो अगर इलेक्शन कमीशन हो या किसी सरकार के क्रेडिबिलिटी पे शक होता है तो इसका जवाब और इसको जनता को सेटिस्फाइड करना चाहिए। इस बात से कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है, क्योंकि अगर इस तरह का चुनाव आयोग पर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो इनको जवाब आकर जनता के बीच में देना चाहिए। उनको सेटिस्फाइड करना उनका कर्तव्य है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि अगर किसी ने सवाल उठाया है तो उसको जवाब पब्लिक डोमेन में जाके आपको देना चाहिए। तो ये सवाल कहाँ है? ये सवाल कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही है। ये जनता के बीच में जो भावना है उसको कांग्रेस पार्टी प्रेस के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचा रही है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी का ये नहीं है। खुर्रम साहब, असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं पहले। मैं साथ ही साथ जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तर उल ईमान साहब का और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, आदिल साहब का और तमाम बिहार के मेरे पार्टी के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ में हमारे जो एमआईएम पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद साहब जो हैदराबाद के साबिक़ा मेयर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर बिहार को जा रहे हैं और अख्तर उल ईमान साहब के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है। मैं उनका और जो हैदराबाद से महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब आए, डॉक्टर गफ़ार क़ादरी, सैयद मोइन, फ़िरोज़ लाला और उत्तर प्रदेश से हमारे शौकत साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर आकर कई दिन 20 दिन कैंप किए, मेहनत किए, इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस मौके पर जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, देवेंद्र यादव साहब का, राजभर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोग उनके साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए, हमने साथ इलेक्शन लड़ा। और मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया। और मैं उनको तयक़ुन देना चाहता हूं कि हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ कराएंगे। सीमांचल की सरज़मीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वो ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाक़ा है। इसीलिए सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई ये जारी रहेगी और जो हमको सीमांचल की जनता ने हमारे उम्मीदवारों को वहाँ पर विधायक बनाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ के मसाइल हैं, जो वहाँ का बैकवर्डनेस है, जो वहाँ पर बाढ़ आने के बाद जो ज़मीन कटती है, वहाँ पर स्कूल, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जिस पर हमको हमारे पूरे विधायक मिलकर इस पर पूरी कोशिश करेंगे। और जो भरोसा और एतमाद हम पर किया गया है, हम इंशाअल्लाह ताला उसकी पूरी मेहनत करेंगे और जो हमने आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर से बिहार प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमको अपनी मोहब्बतों से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोटों से नवाजा है। हम 21 कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसमें से 5 कामयाब हुए हैं। जहाँ पर हमको कामयाबी नहीं मिली, हम वादा कर रहे हैं कि हम फिर से वहाँ पर जाएंगे। क्यों हमको नाकामी हुई, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे और बिहार में हम इससे ज़्यादा हम एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सुन रहे थे आप असदुद्दीन ओवैसी को और बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि शानदार प्रदर्शन असदुद्दीन ओवैसी का रहा। सीधे सीधे वो कह रहे हैं अखिलेश मिश्र जी कि 60 साल से इंसाफ नहीं मिला सिवान को और ये इंसाफ की लड़ाई मेरी आगे भी जारी रहेगी। क्या समझ में आया असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से आपको? वो बड़ा सतर्क बयान दे रहे थे, बड़ा सेलेक्टिव बयान दे रहे थे, वो बीच की धारा पकड़ के चल रहे थे। उनके पूरे बयान में ये आप नहीं निकाल सकते हैं कि वो क्या उस फोरम के साथ जाएंगे, सेकुलर फोरम के साथ
आरजेडी कांग्रेस के साथ, या जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़े हैं उनका रोल क्या होगा, उन्होंने ये नहीं बताया। ठीक है, आपके विधायक जीत के आए हैं, 5 विधायक जीत के आए हैं, सीमांचल में आप जीत के आए हैं, सीमांचल के लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन काम तो तब करेंगे जब सरकार बनेगी। और आपने ओवैसी का बयान जो सुना है उसमें उन्होंने अपने सहयोगी दलों को बधाई दी, उनका धन्यवाद दिया, लेकिन ये कहीं भी साफ नहीं होने दिया कि क्या उनका अगला कदम क्या होगा। शायद वो इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि अगर सरकार में किंग मेकर की भूमिका होती है तो शायद आसानी से वो मानने वाले नहीं होंगे। तो अभी थोड़ा सा उन्होंने जनता को बधाई दी है, लेकिन उनका रुख बिल्कुल भी साफ नहीं है कि आखिर वो कहाँ जाएंगे, किसको समर्थन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब एक एक सीट के लिए महामारी है, एक एक सीट से पूरा पासा पलट सकता है, और 5 एमएलए बहुत बड़ी हैसियत है इस वक्त की, जो जिस तरह के चुनाव परिणाम है, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है बिहार में शंकर, तो उन्होंने बिल्कुल अभी तक साफ नहीं किया है कि उनका रुख क्या होगा अगली सरकार को बनाने में। तो क्या संकेत है, क्योंकि ये आरोप तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर लगता रहा कि बीजेपी की उसी टीम है। नहीं, बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता रहा है, और बिल्कुल, और इसलिए भी लगता है कि जहां पे ओवैसी के कैंडिडेट को अगर 20,000 वोट मिल जाते हैं और वहां पे आरजेडी का उम्मीदवार 10,000 वोट से हार जाता है, 5,000 वोट से हार जाता है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो वोटों का विभाजन हुआ है वो है। लेकिन इससे किसी को कटघरे में खड़ा करना इसलिए उचित नहीं होगा। तो इसका मतलब है तमाम राजनीतिक दल जो है दूसरे राज्यों में बिल्कुल वोट कटवा की स्थिति में है। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में वोट कटवा की स्थिति में है, तो कांग्रेस पे भी आरोप लग सकता है। ठीक है, आरजेडी भी तमाम राज्यों में चुनाव लड़ाती है अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन बात यह है कि क्या जिस बुनियादी वोट को लेकर के ओवैसी अब तक संघर्ष करते रहे हैं, और ऐसे वक्त में अगर वो सेकुलर गठबंधन के साथ नहीं जाते हैं तो भी क्या अपने वोट बैंक को रख पाएंगे, एकजुट रख पाएंगे, और अगर नहीं रख पाएंगे तो क्या वो अपनी राजनीति, भविष्य की राजनीति खत्म नहीं कर रहे हैं, इस पे भी सवाल उठता है। दुविधा में जरूर है, लेकिन अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया है। अभी उनके बयान से बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को, महागठबंधन के साथ खड़ी है ओवैसी साहब की पार्टी। जी ठीक है, खुर्रम साहब, अगर आपने सुना हो ओवैसी साहब का ये बयान, बहुत सधा हुआ बयान उन्होंने दिया है। ओवैसी साहब की पार्टी को बधाई कि उन्होंने 5 सीटों पे जीत सुनिश्चित किया, लेकिन एक चीज तो सच है कि ओवैसी साहब का जो काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं हमेशा उनको कटघरे में खड़ा किया है, और आगे भी अगर जो स्टाइल में वो काम करते हैं, जिस तरीके से पोलराइजेशन की बात करते हैं, तो उनको कटघरे में खड़ा किया जा ये हम नहीं, ये जनता करती है। और अभी का जो बयान है उनका, वो अभी वो हमको लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में, कि किस पार्टी से उनको इन्विटेशन आता है और किस तरफ क्या स्थिति बनती है, उसके बाद फैसला लेंगे। ये बयान सही है क्योंकि उन्होंने सभी दरवाजे खोल के रखे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि हम लोग को जरूरत किसी की नहीं पड़ेगी, और किसी कारणवश। ठीक है सर, हूटर बज गया। मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई है इस वक्त की, आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। बिहार में एनडीए को बहुमत लगभग तय माना जा रहा है। बड़ी खबर, बिहार में एनडीए 123 और महागठबंधन 113 सीटों पर आगे चल रही। इस बार 3.66 करोड़ वोटों की गिनती फिलहाल पूरी हो गई है। कुछ और वोटों की गिनती, यानी कि 50 लाख वोटों की गिनती होना अभी बाकी है। पहले आंकड़ा 85 था, 82 था, अब 50 पर आ गया है। लेकिन जो तस्वीर धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही है वो ये कि आप देखिए किस तरह से बिहार में 123 और महागठबंधन 113 है। वोटों की गिनती 50 लाख और है जिनकी पूरी होगी, और उसके बाद बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। अखिलेश मिश्रा जी, क्या समझ में आ रहा है आपको, कितना और वक्त लग सकता है? क्योंकि पहले आंकड़ा 82 था, अब सीधे 50 पर आ गया है। अब हमें लग रहा है कि थोड़ा सा तेजी आई है। नहीं, 82 से 50 आने में 1 घंटा सवा घंटे का वक्त लग गया है जी। तो अब ये समझिए कि 25 लाख वोट की काउंटिंग करीब 1.5 घंटे में हो रही है। तो अगला 3 घंटा आप मान लीजिए कि अगले 3 घंटे बाद परिणाम आएंगे। अच्छा, काउंटिंग
तो थोड़ा आसान होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से काउंटिंग होती है, इससे थोड़ा सा जल्दबाजी होता है। लेकिन सारे जो वहाँ पे एजेंट होते हैं उनकी सहमति, उनका हस्ताक्षर, और उसके बाद फिर जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश होकर के एनओसी देना, और जिला जब तक उसका परिणाम घोषित नहीं हो जाता है तब इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। तो 1.5-3 घंटे का वक्त अभी आप मान के चलिए कि कम से कम अंतिम परिणाम आने में लग गया है। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि एनडीए को करीब करीब बहुमत मिल गया है, और उसमें अगर परिणाम नहीं भी आ पाता है और जीत का मार्जिन इतना बढ़ जाता है कि जो बचे हुए वोट हैं उनके काउंटिंग के बावजूद जीत हार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसी समय एक तरह मान लिया जाता है कि सरकारें बन रही हैं। लेकिन अभी भी जिस तरह से जीत हार का मार्जिन बहुत कम है, 1,500, 200, 400, अभी जैसे मनोज झा जी कह रहे थे कि कहीं 17 वोट से जीत हो रही है, तो अगर 17 वोट से कहीं जीत हार हो रही है, ऐसे में 50 लाख वोट तो बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत गेम चेंजर की हो सकता है। तो अभी भी थोड़ा सा टफ फाइट है, एकदम लड़ाई जो है बराबर की है, तलवार की धार पे सभी पार्टियां चल रही हैं। शंख मृदंग जो लोग बजा रहे हैं, शायद वो भी उनके मन में कहीं डर होगा, कहीं संदेह होगा। दावा भले सब लोग कर रहे हों कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि नहीं हम बहुमत की तरफ है, हर हाल में सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर आप अंतरात्मा की आवाज पूछेंगे तो निश्चित तौर पर डरे होंगे, क्योंकि अभी गेम कभी भी पलट सकता है, बाजी किसी के भी पक्ष में जाती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा, मनोज झा का आपने अभी जिक्र किया, थोड़ी देर पहले जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे, एक आरोप जो हमेशा चुनाव में लगता है, इस बार भी उन्होंने आरोप लगाया प्रशासन पर कि प्रशासन को पक्षकार बनाया जा रहा है, जबकि प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए। तो बाकी दल भी तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, एक तरह से उनको जहां पर काउंटिंग हो रही है उसके बाहर समर्थकों की भीड़ है, उन्हें लग रहा है कि कहीं वोटों में कोई हेराफेरी तो नहीं हो रही है, तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि थोड़ा और वक्त खिंच सकता है, हंगामे होने के भी आसार हैं कई जगहों। जब परिणाम घोषित हो जाता है तो उसके बाद देखा जाता है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके सामने लोग रिकाउंटिंग के लिए अपने पेश करते हैं। आमतौर पे जो भी प्रत्याशी हारता है, अगर जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, 30,000, 40,000, 10,000 का वोट का अंतर है, तो प्रत्याशी ये मान लेता है कि अगर हम रिकाउंटिंग भी कराएंगे तो भी शायद हम जीत के आंकड़े को न छू पाए। लेकिन जहाँ पे जीत हार का अंतर बहुत कम होता है, वहां पे ये एक प्रक्रिया मानी जाती है कि प्रत्याशी जाकर के तुरंत अपील करता है कि साहब हमें रिकाउंटिंग कराइए, और वो जिला निर्वाचन अधिकारी बाध्य होता है इस बात के लिए कि वो रिकाउंटिंग कराए। लेकिन इसी बात के आरोप लगा रहे थे मनोज झा कि जहां पे वो चाहते हैं कि रिकाउंटिंग हो, जहां पे 17 वोट से जीता है वहां पे रिकाउंटिंग नहीं हो रही है, लेकिन जहां पे उनके कैंडिडेट जीत गए हैं वहां पे दूसरे लोगों को तरजीह दिया जा रहा है और रिकाउंटिंग हो रही है। तो इस तरह से थोड़ा सा ये आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, लेकिन इसकी सफाई चुनाव आयोग देगा कि आखिर क्या वजह है कि रिकाउंटिंग क्यों नहीं किया जा रहा है, या किया जा रहा है तो उसको किस ढंग से किया जा रहा है, कि दोनों लोग क्यों नहीं उसकी निष्पक्षता पे सहमति अपनी व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है राजीव कुमार जी, बड़ा आरोप है मनोज झा का। ये देखिए आप, मनोज झा एक बड़े नेता हैं और सीधे सीधे उन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। और प्रवक्ता हैं, इनसे सभी चीजें समझ में आना चाहिए था कि जहाँ पे जैसे कि हमारे साथ समझा रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ पे वोट का मार्जिन आंकड़ा काफी नजदीक होगा वहां पर काउंटिंग होगा। तो आप उस चीज को अगर वहां पे स्पष्ट रूप से किसी भी प्रत्याशी को अगर बहुमत नहीं होगा, कोई प्रत्याशी अगर नाखुश होगा, तो उसको फिर से दोबारा करने के लिए आपके पास चुनाव आयोग है, आप चुनाव आयोग में करिए, वहां पे प्रशासन है, ये तो कोई जंगल राज नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें सबके सामने और स्थापित तरीके से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हाजी जैसे पहले होता था कि हाजी आपका काउंटिंग हो गया, नहीं यहाँ पे कोई रंगदारी कोई ऐसा नहीं है। ये सुशासन की सरकार है और सभी को बोलने का अधिकार है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी जो जैसे बोल रहा है, जो जैसे आ रहा है, हर रिकाउंटिंग पे, हर काउंटिंग बूथ पे उसका नजर है, उसके आपका अधिकारी है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके अफवाह मीडिया के सामने आग का फैलाना उनको उचित नहीं लगता मेरे को, और कहीं ना कहीं सभी चीजों से बचना चाहिए। हाँ, रही बात की कहीं ना कहीं हताशा नजर आ रहा है कि सीट उनका कम हो रहा है, तो कभी ईवीएम पे जाएगा, कभी आपका रिकाउंटिंग पे जाएगा, कभी किसी प्रशासन पे जाएगा, कभी स्थानीय अधिकारी पे जाएगा। तरह तरह की बयानबाजी और तरह तरह के बचने का बचाव ये सभी करेंगे। अभी आप निश्चिंत रहिए, देखिए थोड़े टाइम में ही और भी चीजें सुनने को मिले। जैसे इनका आंकड़ा पार करेगा ये बिल्कुल सब कुछ सही है, जैसे इनका आंकड़ा कम होगा आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सभी चीजों से बचते हुए आपको बिहार की जनता पे, बिहार के जनता जनार्दन के जनादेश पे और संपूर्ण जो चुनाव हुआ है, आपके जो गठबंधन के जो भी नेता हैं, अपने जनता के मतों पे भरोसा होना चाहिए, ना कि आप इस तरीके से दूसरे पे आरोप लगाएं।
तो आरोप लगाना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उस आरोपों पर सोचना और सटीक तरीके से काम करना बहुत ही अहम है। अभी आपको कुल मिलाकर और बहाने बनाने होंगे और अपने जहन में सभी बहाने को याद कर लीजिए, कहाँ पे कौन कौन चीज पे कैसा बहाना करना है, कैसे नतीजा आपके विपरीत जा रहा है। सरकार यहाँ एनडीए की बन रही है, तो अभी तक जो बहाना बनाए इससे भी हटके कुछ और बहाना हो तो बनाने के लिए बोल दीजिए। अच्छा राजीव जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कुछ। अखिलेश जी। जी जी राजीव जी, एक चीज जरा समझ में आई। देखिए, चुनाव आयोग तो आप भी जानते हैं कि ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, उस पर सवाल वो एक स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या होता है कि कहीं पे भी चुनाव हो, जो सत्ता पक्ष होता है उसको कभी कोई कमी नहीं दिखाई देती है, जहां पे चुनाव आयोग में ऐसा क्या चमत्कार कर देता है चुनाव आयोग कि सत्ता पक्ष को कभी कोई कमी नहीं दिखाई देती है। जहां आप भी चुनाव हारते हैं वहां आपके लोग भी उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है? देखिए, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि सत्ता जो होता है वहां पे कहीं ना कहीं प्रशासन जो होता है, जो सरकार होता है, उसके साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हस्तक्षेप करता है किसी भी काम में। वहां पे कोई चीजें भारत सरकार में अभी आप देख रहे हैं जहां जहां चुनाव हो रहा है, कितने जगह भाजपा ने यहाँ पे आरोप लगाया है। भाजपा जनता का जनार्दन, जो भी जनता का जनादेश होता है उसको उससे भरोसा करता है, ठीक है, किसी पे सवाल नहीं उठाता है। अरे मैं कह रहा हूँ पूरे बिहार में अगर आरजेडी कांग्रेस को मान लीजिए 100 जगह पे आपत्ति है तो एक दो जगह पे आपको भी तो हो सकती थी। ऐसा क्या चमत्कार है कि आपके लिए पूरा रामराज्य है, चुनाव निष्पक्ष है, उन्हीं को आपत्ति हो रही है? देखिए, चुनाव आयोग भारत का एक अलग ही वो होता है जो कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से दोनों पार्टियों या सभी दलों को लेकर स्पष्ट रूप से जनता से उसका संघर्ष होता है और जनता के बीच में चुनाव आयोग अपने निष्पक्ष बात निष्पक्ष तरीके से पार्टी के विचारधारा को नहीं जानता है। वो अपने हिसाब से जनता के हिसाब से हर जगह सुरक्षा के दृष्टि में आप देखे होंगे सब ईवीएम को रखा गया था, फिर भी उनको दिक्कत है। तो जिस व्यक्ति का विचारधारा कहीं ना कहीं चोरी और डकैती और इन सभी चीजों पे आएगा, फिर वो भी मानसिकता ऐसी हो गई है, हर बात पे सवाल, हर बात पे सवाल। तो सवाल ही करना है तो पहले लोग सोच रहे हैं किस तरीके से बचना है, बिहार की जनता के संदेश का सम्मान करना है या ईवीएम का टिकड़ा फोड़ना है। ठीक है, एहसान और खुर्रम साहब बताइए आप, जो अखिलेश मिश्र जी ने भी सवाल उठाया, वाजिब सवाल है वो, जब सत्ता जिसकी होती है उसको कहीं पर कोई कमी नहीं दिखती है और वो राज्य व राज्य चुनाव जीतता जाता है, साल दर साल वो चुनाव जीतता जाता है। जैसे ही विपक्ष में आते हैं तब सरकार की कमियां दिखने लग जाती हैं। चलिए आप जवाब दीजिएगा। खुर्रम साहब एक बड़ी खबर बता देते हैं, हूटर बच गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी नेता मनोज झा का नीतीश सरकार पर एक बड़ा आरोप, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे थे। मनोज झा ने आरोप लगाया आरजेडी के जीते उम्मीदवार को सर्टिफिकेट देने में देरी हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। स्थिति साफ है, आप देखेंगे कि आंकड़े को लेकर के भी हम आश्वस्त हैं, सरकार हम बनाएंगे ही, लेकिन एक खेल करने की कोशिश हो रही है। हमने चुनाव आयोग को भी कहा, जहां जहां कम मार्जिन की है, जैसे परिहार में नतीजा देखिए कैसे दिया जा रहा है। भोरे माले जीत चुका था, अब उसको फिर से वहां रिकाउंटिंग करवाई जा रही है। हिलसा में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, अब कह रहे हैं कि आप 17 वोट से पीछे हैं। इस तरह की चीजें यहाँ मुख्यमंत्री, मैं तो चाहूंगा आप सब लोग कैमरा लेके मुख्यमंत्री कार्यालय में जाइए और देखिए उन चेहरों को, वो बैठ के वहाँ कौन सा कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव संविधान के दायरे में चलता है। अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं 40 वोट से, तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो मनोज झा ने बड़े आरोप लगाए और हर वक्त हम देखते हैं कि जहां जहां पर चुनाव होते हैं विपक्ष जाहिर तौर पर आरोप लगाता है और वाजिब एक सवाल भी उन्होंने उठाया है। खुर्रम साहब, मेरा सवाल था, आपने सुन लिया होगा। बिल्कुल शंकर भाई जी, जवाब दीजिए। भाई, मेरे भाई जवाब नहीं दे रहे थे। मोदी है तो मुमकिन है, लोगों ने नारा दिया। मोदी जी का कारनामा है कि ईडी को छोड़ दो, किसी को परेशान करना हो तो, सीबीआई को छोड़ दो। इन लोगों ने
पिछले अपने रिकॉर्ड इतने खराब कर चुके हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में इतनी खराब है कि ये सरकार बनाने से लेकर नहीं तो अगर कोई सीबीआई छोड़ रहा है, ईडी छोड़ रहा है, तो फिर किस चीज का डर है किसी को? अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो करने दीजिए ना आप। बिल्कुल, देखिए एक चीज जान लीजिए शंकर भाई, शैतान जान नहीं मारता है, वो परेशान करता है ना। और जीत सच्चाई की होती है। हम सत्य में जैसे की बात करते हैं, और सच्चाई हमेशा सच पराजित नहीं होता है, परेशान हो सकता है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो अभी जो इलेक्शन का जो काउंटिंग चल रहा है, ये यकीनन बात है कि इन लोग प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ये लोग अपने पावर का मिसयूज करते हैं। ये पूरा देश देखा है, पूरी दुनिया देखी है कि ये लोग इसमें माहिर है, इसीलिए लोग शिकायत कर रहे हैं। तो ये शिकायत गलत नहीं है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर अगर अंगुली उठ रही है तो पब्लिक डोमेन में आके आपको सेटिस्फाइड करना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम में गड़बड़ी है जिस वजह से चुनाव जीत रही भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इन लोगों का काला कारनामा तो शुरू से चलता है, और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ईवीएम पे हम नहीं पहली बार अंगुली उठा रहे हैं, ये लोग खुद अंगुली उठा चुके हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट तक गए। नहीं अभी का बताइए, अभी का बताइए आप। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उन राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, वहां आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से जीत हुई है? ईवीएम का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मामला है, क्योंकि जनता कहती है, जब हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता से संवाद करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी, राजस्थान में भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी, वहां ठीक थी ईवीएम? अगर हमारा ये काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि पब्लिक डोमेन में आके अगर जनता कोई सवाल करती है, अगर एक जगह गलती ने छत्तीसगढ़ की बात अगर करते तो वहां भी हम इस बात से इंकार नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक जब सवाल करती है वहां सरकार बन गई ना साहब आपकी। अब वहां खुर्रम साहब, यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि 113-14 सीटों पे ईवीएम खराब हो गई, बाकी जगह तो आप ही जीत रहे हैं। नहीं, हम बाकी जगह देखिए, एक बात जान लीजिए, बाकी जगह हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये पब्लिक की बात कर रही है, जनता की बात कर रहे हैं, या अवाम की बात कर रहे हैं हम। खुर्रम साहब, कांग्रेस की यही दिक्कत है कि जब आप कहते हैं ये जनता का चुनाव है, जनता वोट दे रही है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी को लगा दे रही है, इनकम टैक्स को लगा दे रही है, सीबीआई को लगा दे रही है। किस जनता के पीछे बीजेपी ने लगा दिया है? कम से कम ठीक है, जनता के पीछे नहीं लगाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार बनाने के लिए लोग किस हद तक गिर जाते हैं। अरे अभी तो जनता का फैसला आ रहा है ना खुर्रम साहब, अभी जनता का फैसला आ जाने दीजिए। आप पहले छुपने लगे सीबीआई ईडी के कोड में। नहीं, हम जनता का फैसला तो हम लोग मानेंगे। जनता का जो फैसला आएगा, जनता जिसको वोट अपना दी है, जिसके साथ जाना चाहती है, हम लोग अगर विपक्ष में रहे, सरकार बनाने की हम लोग की 100% हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे, देर रात तक हमारे पक्ष में फैसले आएंगे। तो जनता के फैसले के अनुरूप हम खड़े रहेंगे, हम इस बात से इंकार नहीं करते हैं। लेकिन जो एक बात चली है, हम उस बात को कह रहे हैं कि ये लोग दूध के धुले नहीं है। इनके क्रेडिबिलिटी और इनका जो काम करने का जो पिछला जो बैकग्राउंड है इनका, उसको आपको हम बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये चुनाव अभी जो मनोज झा जी ने कहा कि प्रभावित कर रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे हैं। ये अफसर को पीछे छोड़कर इलेक्शन कमीशन को लगाकर चुनाव प्रभावित तो कहीं नहीं कर रहे हैं। इस बात को, हमारी बात को आप दबा नहीं सकते हैं। लेकिन खुर्रम साहब, एक सवाल जो था वो वाजिब सवाल ये था कि जो अखिलेश जी ने भी पूछा था कि जो पार्टी सत्ता में रहती है तब ईवीएम ठीक होती है। उदाहरण मैं आपको दे देता हूं राजस्थान का, वहां पर भी तो चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, बाकी राज्यों में भी हुए, वहां तो ये ईवीएम ठीक थी। तो ऐसा क्यों होता है जहां पर सत्ता होती है जिस भी दल की, जिस भी पार्टी की, वहां पर ईवीएम ठीक होती है? यहाँ पे भी 113 सीटों पे ठीक होगी। हाँ, यहाँ का जिक्र भी है। देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं कि सरकार सेंट्रल से बैठी हुई मोदी और अमित शाह। देखिए खुर्रम साहब, हवाबाई बातें शायद नहीं होनी चाहिए, इसका कोई आधार मुझे लगता है नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद इस बात को कह चुका है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। और कई राजनीतिक दलों को इनवाइट भी किया था बहुत पहले, आपको याद होगा, बहुत सारे दलों ने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, उनको लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब प्रतिक्रिया दी है, सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। खासतौर पर अगर हम बिहार की बात करें, यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि
आरजेडी प्लस गठबंधन और एनडीए के बीच में बहुत कुछ कहना मुश्किल हो रहा है इस वक्त, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। आपको बताएं कि यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर रिजल्ट आ गया, उपचुनाव हुए और ये रिजल्ट सीएम योगी और एग्जिट पोल की उम्मीदों के मुताबिक रहा। बीजेपी ने 7 में से 6 में जीत दर्ज की और बता दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जादू है अभी ढला नहीं है, कम नहीं हुआ है। इसी पर आपको पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं। नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन और मार्गदर्शन और प्रेरणा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी, जैसा सीएम योगी को भरोसा था, जैसा नतीजों से पहले एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे, यूपी उपचुनाव में एकदम वैसा ही हुआ। सीएम योगी का जादू बरकरार है। बीजेपी को उपचुनाव में जीत मिली है, वो भी जानदार। बिहार के अंदर सभी कयासों को दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों का उपचुनाव पर जनता की ये मोहर है। इस बात को जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को, उनकी प्रेरणा को एक बार फिर से स्वीकारा है। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो शानदार प्रदर्शन किया है, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के माध्यम से एक बार फिर हम सबके सामने आया है। जनता को अधिकाधिक सुविधा देना, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो सेवा के कार्य किए हैं, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में भी देखने को मिला है। के साथ साथ देश के अंदर आज जो परिणाम आया है, ये मोदी जी के लोक कल्याण का, गरीब कल्याण का, राष्ट्रीय सुरक्षा का और वैश्विक मंच पर भारत को प्रदान की जा रही प्रतिष्ठा के प्रति आम जन के विश्वास के रूप में ये परिणाम आज, चाहे वह बिहार विधानसभा का हो या देश के विभिन्न विधानसभाओं के उपचुनावों का है। 3 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई और 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। सिर्फ जालौन जिले की मलहनी सीट पर ही सपा उम्मीदवार लकी यादव ने जीत दर्ज कर अखिलेश यादव की लाज बचा ली, वरना सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोधियों की बड़ी फजीहत होती। उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट पर बीजेपी के श्रीकांत कटियार ने परचम लहराया, तो फिरोजाबाद जिले के टूंडला सीट पर प्रेमपाल जीते हैं। देवरिया सदर सीट पर सत्य प्रकाश, अमरोहा की नौगावा सीट पर संगीता चौहान और बुलंदशहर की सदर सीट पर उषा सिरोही ने कब्जा जमाया। रहा था कि चुनाव में काफी लड़ाई होगी, समाजवादी पार्टी की तरफ से और भाजपा में लड़ाई होगी, वैसा शायद रुझानों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 7 में से जो 6 सीटें हैं वो पूरी भाजपा की रही है और जैसा कि देखने में लग रहा है कि अब 6 की 6 सीटें भाजपा को वापस मिल रही है। इस बीच हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र देव सिंह, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। आइए बात करते हैं, जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। स्वतंत्र जी, क्या कहना है, आपको क्या लगता है? देखिए, संगठन के कार्यकर्ताओं ने, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने, सेक्टर के कार्यकर्ताओं ने और मंडल के और सभी जो कार्यकर्ता लगाए गए, वो सब परिश्रम की पराकाष्ठा किए हैं और जनता की स्नेह आशीर्वाद के कारण और आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता के कारण ये सभी सीट हम बढ़त में हैं और जीत रहे हैं। बिहार चुनाव में भी लग रहा था, जैसे एग्जिट पोल सारे आ रहे थे कि नुकसान होगा,
और अभी देखने में लग रहा है कि जेडीयू और एनडीए जो है वो बहुत आगे हो गया है, तो इसके लिए क्या कहना है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलता नहीं है, मन से काम करता है, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और रात दिन काम करता है, जिसके आधार पर और नेता की लोकप्रियता, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार, वहाँ लोकप्रियता है बिहार के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के परिश्रम की पराकाष्ठा कार्यकर्ता हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी रात दिन परिश्रम किए, पूरा डेरा डाले रहे, और जिसका परिणाम है कि हम चुनाव जीत रहे हैं बिहार के अंदर। प्रवासी मजदूर जब यहाँ से गए हैं और काफ़ी यूपी के भी लोग भी बिहार में लगे हुए थे, उसका भी फर्क पड़ा है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी और चुनौती को आदरणीय योगी जी ने उसको अवसर में बदला है, और प्रवासी मजदूर हों चाहे गरीब लोग हों या रेहड़ी पटरी के लोग रहे हों या छात्रों को रहो, रात दिन यानी सप्ताह के 7 दिन, दिन के 24 घंटा रात दिन उन्होंने परिश्रम किया है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश को बचाया उन्होंने, जिसके कारण आज उसका लाभ चुनाव में हम लोगों को मिल रहा है। तो ये थे स्वतंत्र देव सिंह, जिनका कहना है कि जो जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उस तरह से इनको जीत मिल रही है। एक बार और बात करते हैं आपसे स्वतंत्र जी। दीपावली के शुभ अवसर पर ये जीत की बधाई, और सभी जनता जनार्दन जिन लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर सभी लोगों का मिला है, इसलिए मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और जनतंत्र टीवी का जो लॉन्च हुआ है, जो शुभारंभ हुआ है, मैं बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाए और सरकार की आवाज़ जनता तक पहुंचे, और दोनों को लाभ मिले आपके टीवी के माध्यम से। इसलिए मैं पूरी टीम को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बीजेपी की इस बम्पर जीत ने विरोधियों को बता और जता दिया कि सीएम योगी का जादू अभी ढला नहीं है और विरोधियों की 2022 की राह आसान नहीं है। किस तरह से एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जादू है उत्तर प्रदेश में वैसे ही बरकरार है, पहले के जैसे। हालांकि कई बार विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अखिलेश मिश्र जी, मैं आपके पास आता हूं। पूरी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 6 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया पूरी तरह से। देखिए शंकर जी, बिल्कुल ठीक है बात। सरकार की सेहत पे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं था इन चुनाव परिणामों से, लेकिन सरकार की साख पे बहुत बड़ा दांव पे लगा हुआ था। और ये 7 सीटों का चुनाव जो था उत्तर प्रदेश में, वो एक किसी एरिया विशेष, क्षेत्र विशेष का नहीं था। देवरिया में था, जौनपुर में था, बुलंदशहर में था, टुंडला में था, घाटमपुर में था, बांगरमऊ में था। तो एक तरह से आप कहेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक सीट का आपको उससे रेफरेंडम पता चल जाता था कि आखिर देश की उत्तर प्रदेश में जनता का रुझान किस तरफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महिमा मंडित कर रही है कि उसको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है, तो आमतौर पर उपचुनाव सरकार के ही होते हैं। और बीजेपी ने कुछ गेन नहीं किया है। 6 सीटों पे उसकी सिटिंग सीटें थी, वहाँ पे गई है। मल्हनी की एक सीट थी, वहाँ पे लकी यादव जीते हैं समाजवादी पार्टी के। वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो 4थे नंबर पे रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत वहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूपी में बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई है और दूसरों के सीटों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन ये जरूर वोटर बच गया। मैं आपको रोकूंगा, फिर अपनी बात को आगे रखेगा। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। ये बहुत कुछ संकेत दे रहा है। रात 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि पूरी तैयारी जश्न की भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। और खबर अब ये आ रही है कि 10 बजे रात को बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार जिस तरह से बिहार में हम देख पा रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, लेकिन एनडीए जो पूरी तरह से जीत के दावे कर रहा है। और बिहार में हमने देखा कि बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, और इन बैठकों के बीच में अगर ये संकेत सीधे सीधे मिल रहे हैं, जो खबर हमारे पास आ रही है कि रात 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। और बीजेपी मुख्यालय की जो तस्वीरें हैं हम लगातार आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता दूर दूर से वहां पर पहुंचे हुए हैं, जश्न की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और यही अब प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे। अनिशा हमारी संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं।
अनिशा, खबर आ रही है कि रात 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय में जाएंगे। एक तरफ एनडीए ये बार बार सुबह से ही हम देख रहे हैं, जब से रुझान शुरू हुए हैं, जीत के दावे कर रहा है। बीजेपी मुख्यालय की लगातार आप सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जश्न का माहौल बना हुआ है। अभी क्या तस्वीर है वहां पर और क्या जानकारी इस खबर के बारे में और ज्यादा की बात करें तो आपको बता दें बीजेपी के कार्यालय में पूरी तरह से जश्न की तैयारी है। और आपको बता दें लगभग 6 बजे से ही रुझान अभी भी आना बाकी है और बीच में ही आपको तस्वीर में हमने दिखाई थी कि पूरी तरह से जश्न की तैयारी हो चुकी थी। तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे और पूरी तरह से जश्न मना रहे थे। और अभी फिलहाल की अगर बात करें तो रात 10 बजे पीएम मोदी वहां पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस था नेताओं का वो सुबह से ही दिख रहा था। और अगर अभी भी एनडीए की बात करें तो वो आगे काफी आगे चल रही है आरजेडी से। अच्छा अनिशा, वहां पर बीजेपी नेता होंगे, उनकी क्या राय है, कितना वो कॉन्फिडेंट हैं? क्या पूरी तरह से जो बहुमत की बात हम नेताओं से सुन रहे हैं, क्या वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि पूरी बहुमत से एनडीए सरकार बनाने वाली है, या फिर समर्थन अगर लेना पड़ा तो वो क्या संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल शंकर, देखिए नेताओं की बात करें, हमने तमाम नेताओं से बात करी, उनका साफ तौर पे कहना है और जिस तरह से उनका बातचीत का लहजा था, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, पूरे कॉन्फिडेंस में उनका कहीं ना कहीं पूरे कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। और उन्हें उनके बात करने से पूरा यही पता चल रहा था कि वो पूरे श्योर हैं, पूरे कह सकते हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद थी और पूरा मन में मान भी चुके थे कि एनडीए फिर से एक बार बिहार में आ चुकी है। और अभी भी आप देखिए कि रुझान अभी भी पूरे तरह से नहीं आए हैं, नेक टू नेक मुकाबला अभी भी चल रहा है, अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बीजेपी के जितने भी तमाम नेता हैं उनको ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि फिर से एक बार बिहार में एनडीए ही सरकार आएगी। अच्छा, और कौन कौन अनिशा वहां पर पहुंच रहा है? क्या अमित शाह भी वहां पहुंच रहे हैं? क्या अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पहुंच रहे हैं? जी, जेपी नड्डा की अगर बात करें तो आपको बता दें कुछ देर में वहां पहुंचने वाले हैं, पीएम मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं और भी तमाम आदेश गुप्ता की बात करें वो वहां मौजूद हैं। और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह देखने वाली बात है और जो भी तमाम नेता हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा भी वहां पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि हम आपको खबर बता रहे, रात 10 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर, और बीजेपी लगातार जीत के दावे कर ही रही है। बिहार में एनडीए लगातार जिस तरह से कांटे की टक्कर बिहार में नजर आ रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत अभी तक किसी भी पार्टी को मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन ऐसे में कयास से लगाए जा रहे हैं कि बिहार का बाजीगर आखिर कौन होगा। चर्चा हम करते हैं इसी पर। एक बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पूजा श्री राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं, राजीव कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एहसान हक खुर्रम साहब कांग्रेस पार्टी से लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा अखिलेश मिश्र जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। मेरा सवाल खुर्रम साहब आप ही से है। खबर आपको पता लग गई होगी, प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे जा रहे हैं, जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप तो कह रहे हैं कि सरकार आप बनाने वाले हैं, उधर आप जश्न की तैयारी कर रहे हैं, इधर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पेच फंस तो नहीं जाएगा कहीं बीच में? ये पेच फंसेगा नहीं, क्योंकि हम लोग ये आश्वस्त हैं और पूरी उम्मीद के साथ है कि सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। मोदी जी लोग को बड़ी हड़बड़ाहट रहती है जश्न मनाने की। पिछले 2015 में आप देखे होंगे लोग पटाखा तक फोड़ लिए थे और मिठाई भी बांटने लगे थे। बाद में हुआ कि ये जो मिठाई और पटाखे लाए थे इनको डिस्काउंट पे हमारे गठबंधन को बेचना पड़ा था, आधे दाम में ये बेच के आए थे। तो आज भी ऐसा ही होगा, ये लोग पूरा कार्यक्रम कर लेंगे, खुशी मना लेंगे और उसके बाद सरकार हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग तैयारी कब करिएगा? आप लोग तो पूरी कॉन्फिडेंस में हैं, आप तो कह रहे हैं कि पूरी बहुमत से आप सरकार बनाने जा रहे हैं। तैयारी तो आपको ज्यादा करनी चाहिए थी। नहीं, तैयारी तो हमारी चल रही है और हम लोग पूरी तरह से उम्मीद के साथ हैं कि गांधी मैदान में हमारे महागठबंधन का जल्द ही शपथ ग्रहण होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं खुर्रम साहब आपसे कहना चाहूंगा। मनोज झा अभी थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग जाने की बात कह रहे थे, आपकी सहयोगी दल है ना, एक तरफ ये परिस्थिति है, ये तस्वीर है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें थोड़ी समझ से परे हैं। नहीं, जहां उन्होंने ये कहा कि कई जगह 13 सीट से हम हारे हैं, वहां हमारे कैंडिडेट चाहते हैं कि रिकाउंटिंग हो। बहुत ऐसी जगह है जहां सर्टिफिकेट बैठा के रखा गया, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, इलेक्शन कमीशन जीत सुनिश्चित कर दी है, उस पे वो इलेक्शन कमीशन जाने की बात कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि हम हार गए हैं और हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो डर तो है, ये डर ही तो दिखा रहा है खुर्रम साहब।
अगर कहीं ना कहीं सरकार बायसनेस कर रही है तो उसको डर नहीं कहते हैं, उसको अवेयर कहते हैं। हम जागरूक हैं। अच्छा, विपिन शर्मा जी को मैं जोड़ देता हूं डिबेट में। विपिन जी, खुर्रम साहब ने जो बात कही है सुबह से ही मैं देख रहा हूं कि, और मनोज झा ने भी ये कहा था कि प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है वहां पर। उन्होंने सवाल उठाए, रिकाउंटिंग तक की वो बात कह रहे थे, और भी तमाम उन्होंने आरोप लगाए। देखिए, सवाल ये उठता है कि जब सुबह के समय या एग्जिट पोल की बात करें, क्योंकि पहले आपने देखा 2-3 दिन पहले बात चल रही थी कि ईवीएम नहीं है, ये मोदी वोटिंग मशीन है, एमवीएम का एक नया नाम सुनने को मिला। तो यहाँ पर एग्जिट पोल के बाद किसी ने कोई ईवीएम की जिक्र नहीं करा, ना एमवीएम का जिक्र करा। और आज सुबह भी जब शुरुआत हुआ चुनाव के रुझान आने लग गए, तब भी चुप थे। उसके बाद जब तस्वीर बदलने लगी, हवा का रुख दूसरी। अच्छा, एक मिनट मैं आपको रोकना चाह रहा हूं विपिन जी। मनोज झा जो है आरजेडी से, वो चुनाव आयोग अभी जा रहे हैं। आप देखिए, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे, यह तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाएंगे आगे भी। अब अपनी बात को विपिन जी पूरी करें पहले। मैं देखिए ये बोलूंगा कि जो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता है, और यहाँ पर देखिए गौरतलब बात यह है कि क्योंकि कांटे की टक्कर है, जैसे आप आईपीएल में बात करते हैं, सुपर ओवर तक मैच जाएगा, टाई होगा। विपिन जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, फिर लौट रहा हूं क्योंकि हूटर भर गया। एक बड़ी खबर आ गई है, आप अपनी बात को पूरी करिएगा। चुनाव आयोग आरजेडी जा रही है, मनोज झा की, जिसकी तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। मतगणना से नाराज है, काउंटिंग से आरजेडी संतुष्ट नहीं है, और आरजेडी के कई नेता चुनाव आयोग जाएंगे। अवनीश हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं बिहार से सीधे। अवनीश, ये सीधे सीधे आरोप है प्रशासन पर कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, और चुनाव आयोग जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मनोज झा तो निकल भी पड़े थे, अभी तस्वीर हम दिखा रहे थे। क्या जो कार्यकर्ता है वो काफी नाराज हैं, और खासतौर पे आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा, राज्यसभा के सांसद हैं, उनके नेतृत्व में तमाम आरजेडी के नेता जो है वो चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग में वो चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे मतगणना में गड़बड़ी को लेकर, क्योंकि अमूमन कई जगहों पर जो है मतगणना में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने शिकायत की है, और आरोप भी लगाया है कि मतगणना में ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, निष्पक्ष तरीके से मतगणना नहीं कराई जा रही है, और कई जगहों पर रिकाउंटिंग की भी मांग जो है चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग से आरजेडी के द्वारा की जा रही है। तो वैसी स्थिति में आरजेडी के तमाम जो नेता है मनोज झा के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं, और चुनाव आयोग से शिकायत भी करेंगे, क्योंकि जो आरोप साफ तौर पे सुबह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह से सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम के वक्त जिस तरह से मामला काफी जो है बराबरी का हो गया, उस वैसी स्थिति में आरजेडी के नेता काफी नाराज हैं। तमाम ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पे फोड़ रहे हैं, और इसी को लेकर चुनाव आयोग से ये लोग शिकायत करने जा रहे हैं कि मतगणना में गड़बड़ी कहीं न 15 से 20 सीटों का प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिला तो कोर्ट जाएंगे। अरे पहले यहाँ तो मिलने दीजिए, यहाँ करने दीजिए ना, पहले तो यहाँ मिलने दीजिए। अब आराम कीजिए, एक मिनट सुनिए सर। मैं आरजेडी चुनाव आयोग जाती हुई यहाँ पर आरजेडी के नेता, जिसमें मनोज झा भी शामिल हैं, क्योंकि नाराजगी है सीधे सीधे। अवनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन जी, तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार, ये नाराजगी है। देखिए, हम उसी का जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और सीधे सीधे मनोज झा ने तो आरोप तक लगा दिया आप, और हम ये उम्मीद जता रहे थे कि बहुत जल्दी ये परिणाम घोषित हो जाएंगे, लेकिन अब कमोवेश हर चुनाव से पहले जैसी स्थितियां होती हैं, आरोप लगते हैं, वो भी आरजेडी भी कुछ इसी तरह के आरोप अब लगा रही है, जिसमें तमाम नेता निकल चुके चुनाव आयोग। देखिए, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी अमेरिका की जो चुनाव हुए तो वहां पर यही बात है। कई लोगों ने यहाँ पर हिंदुस्तान में मजाक उड़ाया, बोला देखिए डोनाल्ड ट्रंप का हार में अपनी हार स्वीकार नहीं रहे, और ये जो उनको जो एक अपेक्षा करी जाती है कि इतने बड़े राष्ट्रपति हैं, तो यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये बात है देखिए, और ये क्योंकि यहाँ पर जो बात समझ के परे है वो ये है कि जब कांटे की टक्कर है तो ये कैसे किसी के गले उतरेगी कि जहां पर आपके मन मुताबिक परिणाम नहीं आ रहे वहां पर आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लग जाएं। तो देखिए, ये तो या तो होता कि बिल्कुल एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होती, या जिस तरह से पहले रुझान आ रहे थे, सुबह के समय आ रहे थे, दिन के समय आ रहे थे, कि काफी अंतर था, तब बात फिर भी समझ आती। जब कांटे की टक्कर है, और ये जैसे वो क्रिकेट में बोला जाता है क्लोज टाई है, टाई की तरफ जा रहा है, या बिल्कुल नेक टू नेक फाइट जिसको बोलते हैं, तो वो उस ऐसे जब ऐसे मामला हो जाता है तो आप वहां पर ऐसे ठीकरा फोड़ने लग जाएं ईवीएम पे, तो ये गले नहीं उतरती। ये बात समझ के परे है। तो मैं ये समझूंगा कि ये अभी इस समय, और रही बात जो अभी आपने जो खबरें दी कि प्रधानमंत्री मोदी वहां की तरफ रुख कर रहे हैं, तो यहां पर मैं उसकी
एक बात बोलना चाहूंगा कि जब कल तेजस्वी यादव ने अपने जितने भी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता हैं उनको एक निर्देश दिए कि भाई आप खुशी ऐसे हर्षोल्लास या कोई सड़कों पे ना उतरें, जन्मदिन भी और वो सब, ये सब, तो ये देखिए एक बिल्कुल संदेश जाता है। बिल्कुल अच्छा हुआ देखिए, क्योंकि अगर आप उतरते तो अपनी जगहसाई होती। तो यहाँ पर अभी क्योंकि कुछ समय बाकी है, जब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल, और खास तौर पे जब पहले कुछ घंटे पहले जब बोला जा रहा था कि एक स्पष्ट बहुमत अगर किसी राजनीतिक दल को मिलता है, गठबंधन को मिलता है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। कम से कम उससे एक बात सुनिश्चित हो जाती है कि जो विकास के कार्य हैं, क्योंकि जब आप एक खरीद फरोख्त की वो नौबत नहीं आती, और दूसरी बात आप निश्चिंत होकर अपने काम कर सकते हैं। जो आपने जनता को वादे करे हैं उनके समक्ष जाके जब हाथ जोड़ के जब आप गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं हमारे को वोट डालें, तो लोगों को तो अच्छे दिनों की अपेक्षा है। क्योंकि आपने जो विकास के नाम पे इतने बात करे, रोजगार के बात करे, कोई 10 लाख बोल रहा है, कोई 19 लाख बोल रहा है, तो लोगों को तो विकास चाहिए सही मायने में। ठीक, पूजा आपको क्या लगता है, ये डर है आरजेडी को? और क्योंकि जीत के करीब करीब पहुंचने से पहले हम देख रहे हैं कि किस तरह से हलचल अब बढ़ गई है, आरजेडी के मन में जो डर बैठा हुआ है। मनोज झा तो लगातार ये आरोप लगा रहे, जिसका जिक्र विपिन शर्मा जी से भी मैंने किया है। गौर से सुन रही थी और मैं विपिन जी को बीच में इंटरप्ट करके ये बोलना चाह रही थी कि सर एक्चुअली ये डर ही है, ये डर है कि कहीं मैं 4-5 सीट से पीछे ना रह जाऊं, सरकार बनते बनते ना रह जाए। कहते हैं ना कि सप्लीमेंट्री पेपर देने के लिए 1 नंबर से बस छूट गया, मेरा एग्जाम 1 नंबर से मैं छूट गया, वरना मैं कुछ टॉपर होता। तो वो टॉपर वाली जो डर है वो बहुत ज्यादा सता रही है। हालांकि इनको ये डर जो है वो बहुत ज्यादा सता रही है। और दूसरी बात, आप अभी ये देखोगे कि 2-4 दिन के बाद ऐसा लगेगा कि आपको वीडियो सामने आएंगी कि हाँ कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई थी, या किसी दल का नाम सामने आएगा। ये जो खेल है ये चलता रहेगा। राजस्थान में जब अपनी पार्टी ठीक है पूजा, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाह रहा हूँ।